अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे जो फायर फ्लो रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग्स की होती है NFPA 1 में बताई गई है, उसके बारे में हम समझेंगे कि पहले तो ये फायर फ्लो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग की क्या होती है और NFPA 1 में जो फायर फ्लो रिक्वायरमेंट में जो मॉडिफिकेशन बताई गई है। मॉडिफिकेशन जैसे फायर फ्लो रिक्वायरमेंट में आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और दूसरी मॉडिफिकेशन ये की गई है तो फायर फ्लो रिक्वायरमेंट में आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये NFPA 1 की कंडीशन को हम समझेंगे और इसके अलावा फायर फ्लो एरिया तो वो क्या होती है उसको समझेंगे। और इसके अलावा फायर फ्लो एरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टाइप होते हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक होते हैं जो NFPA 5000 में बताए गए, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसके अलावा जो सिंगल या डबल फैमिली के मकान हैं और इसकी मकान की एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, तो अगर कोई भी मकान 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है और वो हमारी सोसाइटी बनी हुई है मकान, तो उनके लिए हमें फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट के लिए पानी कितना देना है और कितना पानी होना चाहिए जो NFPA 1 की रिक्वायरमेंट बताई गई। अगर आप हाइड्रेंट सिस्टम लगाना चाह रहे हैं या कोई भी फायर फाइटिंग का पानी का सिस्टम लगाना चाह रहे हैं फायर फाइटिंग के लिए, तो उसकी फायर की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, फायर को बुझाने के लिए पानी कितना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद भी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ तक समझते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो फायर फ्लो रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग की होती है वो क्या होती है। फायर फ्लो रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग की होती है, बिल्डिंग में अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो उसके लिए हमें फायर फाइटिंग करनी होती है। फायर फाइटिंग जो वाटर सिस्टम के ज़रिए करनी है। हमें अगर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है या हाइड्रेंट लगाने या लैंडिंग वाल लगाने या कोई भी पानी का सिस्टम लगाना है, तो उस सिस्टम के लिए आपको जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उसके लिए आप कैलकुलेशन करनी होती है तो कितना पानी चाहिए। तो वो जो कैलकुलेशन करनी होती है कितना पानी चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए पानी चाहिए, तो वो अगर कैलकुलेशन जो हिसाब किताब किया जाता है तो उसको फायर फ्लो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग की कहते हैं। तो इसका मतलब है जो भी घर है या मकान है उसके लिए आपको फायर फाइटिंग के लिए कितना पानी चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए, तो वो कैलकुलेशन जो NFPA 1 ने बताई है तो उसकी कैलकुलेशन को हम फायर फ्लो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग का कहते हैं। दूसरा, फायर फ्लो में NFPA ने 1 ने मॉडिफिकेशन की हुई है। एक तो डिक्रीज़ की हुई है फायर फ्लो रिक्वायरमेंट में और एक इंक्रीज़ फायर फ्लो रिक्वायरमेंट में की है। तो सबसे पहले डिक्रीज़ को समझते हैं। तो डिक्रीज़ फायर फ्लो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग की इस वजह से की है, अगर आपकी बिल्डिंग किसी रूरल एरिया में, कोई रिमोट एरिया में जहाँ पर आप प्रैक्टिकल नहीं समझते तो वो पानी वहाँ पहुँच सके, या बिल्डिंग काफ़ी दूर दूर हों, फैली हुई हों और पानी वहाँ पर पहुँच नहीं सकता, या अगर कोई बिल्डिंगें वहाँ पर मौजूद हैं तो उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, तो ये सारी कंडीशन जो लोकल फायर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी होती है तो वो सारे कंडीशन को देखकर और डिसाइड करती है। तो फायर फाइटिंग के लिए जो फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग के लिए हम डिक्रीज़ कर सकते हैं तो वो उसकी इजाज़त देगी, तो फिर आपको डिक्रीज़ करना है। वरना जो फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट आपको कैलकुलेशन करनी है तो वही देनी है जो NFPA 1 के स्टैंडर्ड में बताई गई। और दूसरी जो NFPA ने मॉडिफिकेशन की है तो फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो फायर फ्लो आपने कैलकुलेशन किए तो अगर वो ज़रूरत समझते हैं तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके नज़दीक जो कोई ऐसी बिल्डिंग है जो वो कंबस्टेबल है, अगर उसमें खुदा न खास्ता आग लग सकती है तो आपकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। जो आपकी प्रॉपर्टी के नज़दीक जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको बाउंड्री वाल भी नहीं है, वो आग जो है आपकी बिल्डिंग की तरफ आ सकती है। या दूसरी, आपकी बिल्डिंग के नज़दीक ऐसे जो बिल्डिंग्स है जो आप समझते हैं तो वो आपकी बिल्डिंग को नुकसान हो सकते हैं। आप समझते हैं से मतलब ये जो फायर फाइटिंग जो लोकल अथॉरिटी है वो समझती है, तो उसके बेस पे वो सारी कंडीशन को देखकर तो वो जो फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है। तो ये दो मॉडिफिकेशन की हुई है। फायर फ्लो रिक्वायरमेंट जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें कमी भी कर सकती है लोकल अथॉरिटी, और फायर फ्लो रिक्वायरमेंट जो आपने कैलकुलेशन की है उसमें इंक्रीज़ भी कर सकती है। ये कंडीशन देखी जाती है जो NFPA 1 ने बताई है। अगर वो कंडीशन को बेहतर समझते हैं, अगर कहीं कमी करनी है तो कमी भी कर सकते हैं, अगर बढ़ानी है तो वो बढ़ा भी सकते हैं। वो आप जो डिज़ाइनर है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाएगा। जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, जिसको लोकल अथॉरिटी है, जिसको अप्रूवल की अथॉरिटी है,
वो अप्रूव करती है, तो फिर आप उसमें कमी या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी कैलकुलेशन है, जो जिस कैलकुलेशन के बेस पे आप फायर फ्लो फाइंड आउट करेंगे, तो वही आपको रखनी चाहिए। और दोस्तों अक्सर ये फायर फ्लो एरिया पे अक्सर सवाल होते हैं, तो फायर फ्लो एरिया कौन सी कंसीडर करेंगे, कौन सी होनी चाहिए, जबकि NFPA 1 ने क्लियर बताया फायर फ्लोर एरिया वो एरिया होगी जो सारे फ्लोर आपके बिल्डिंग के होंगे। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर आपकी 10 फ्लोर तक बिल्डिंग है, तो वो सारे फ्लोरों की एरिया को आप ऐड करेंगे, जो टोटल एरिया होगी वो फायर फ्लोर एरिया कहलाती है। उस सब फायर फ्लोरों के लिए हमें फायर फाइटिंग करने के लिए जो कैलकुलेशन करनी है, तो वो बिल्डिंग की भी हो गई, बिल्डिंग के सराउंडिंग में बाहर भी हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल जो NFPA 1 ने बताया, तो फायर फ्लोर एरिया वो एरिया होती है जो सारे बिल्डिंग के फ्लोर और सराउंडिंग जो एरिया है, तो वो लेंगे तो वो फायर फ्लोर एरिया है। मगर उसमें 3 कंडीशन बताइए या मॉडिफिकेशन की, या उसके अलावा 3 के अलावा आपको यही कंडीशन लेनी चाहिए जो मैंने आपको पहले बताई कि सारे फ्लोर आपको लेने और दूसरी सराउंडिंग लेनी है। तो वो 3 कंडीशन ये है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कोड है जो NFPA 5000 है, NFPA 5000 में मुख्तलिफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइप्स हैं, टाइप 1 से टाइप 5 तक मुख्तलिफ है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मगर इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में 2 चीज़ें बताई गई। टाइप 1 में 443 जो कोड है, यहाँ 442 भी कहीं लिखा होता है, तो ये जो 442 या 443 वाला एक ये टाइप 1 में, और टाइप 1 में 332 वाला कोड है, और टाइप 2 में जो है 222 वाला कोड है। ये इन 3 जो है, इन 3 कोड्स के अलावा बाकी जो दूसरे कोड हैं टाइप 1 से लेकर 5 तक, उनमें आपको सारी एरिया काउंट करनी है, ऐड करनी है फायर फ्लो एरिया के लिए। जबकि ये जो मॉडिफिकेशन 3 मैंने आपको कोड बताया 443 और 332 और 222, जो ये पहले 2 थे वो टाइप 1 में आ जाते बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा वाला जो टाइप है और दूसरे टाइप 2 में ये एक आ जाता है 222। इन 3 में ये बताया गया कि जो सबसे बड़ी एरिया होंगे इस बिल्डिंग की, ये 3 फ्लोर लिए जाएंगे। 3 फ्लोर में सबसे बड़े एरिया वाले 3 फ्लोर लेंगे और वो आपको ऐड करने, तो वो फायर फ्लोर एरिया कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा पहले NFPA 5000 में जो बिल्डिंग के टाइप है उसको देख लेते हैं, और फिर आगे चलेंगे जो हम मज़ीद जो NFPA 1 में फायर फ्लो रिक्वायरमेंट की कंडीशन बताइए, मैं आपको वो मज़ीद बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये बेसिक ये चीज़ें आप देखेंगे या समझेंगे तो फिर आगे आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। दोस्तों ये जो फायर रेजिस्टेंट रेटिंग है टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक कंस्ट्रक्शन की, जो NFPA 5000 में बताई गई है, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कोड और सेफ्टी का कोड है, जिसमें आप देख रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन एलिमेंट दिए गए हैं। तो एक्सटीरियर जो बेयरिंग वाल है, जो बिल्डिंग के बाहर की तरफ दीवार होती है या बिल्डिंग के अंदर की दीवारें होती हैं, उसमें बिल्डिंग में कॉलम होते हैं, या बीम, गेडर, ट्रसेस और आर्काइव्स होते हैं, और उसके अलावा फ्लोर सीलिंग असेंबलीज होती हैं, रूफ सीलिंग असेंबलीज होती हैं, इंटीरियर वाल्स होती हैं मुख्तलिफ। इसमें जो टाइप आपको बताया था टाइप 1 और टाइप 2, तो टाइप 1 में जो 442 है, NFPA 5000 में 442 लिखा हुआ है, और जबकि NFPA 1 में 443 लिखा हुआ है। ये आला और 332, ये आला और 222, ये टाइप 1 और टाइप 2 में आ जाते हैं। तो इनके जो अगर इस टाइप की ये बिल्डिंगें आप लेंगे तो उसमें 3 जो फ्लोर है, सबसे बड़े फ्लोर है, वो जिसे प्रोग्रेसिव फ्लोर बोलेंगे, जो बड़े फ्लोर होंगे उनको ऐड करेंगे 3 फ्लोरों की, वो एरिया आप कंसीडर करेंगे फायर एरिया कैलकुलेशन के लिए। वरना दूसरे इन 3 के अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं उनमें सारे फ्लोर आपको या एरिया कंसीडर करेंगे। अभी आते हैं कि ये 442 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 32, इसका क्या मतलब है? जो ये अंदर लिखे हुए हैं 4, इसका मतलब है हावर्स, 4 घंटे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 घंटे। जो ये एक्सटीरियर वाल है, जो दीवार है बाहर की, ये 4 घंटे तक फायर को रोक सकती है। कहीं 3 लिखा हुआ है तो वो 3 घंटे फायर को रोकेगी, 2 लिखा हुआ है तो 2 घंटे रोकेगी, 1 घंटा रोकेगी, 0 का मतलब है ये फायर को नहीं रोकेगी। तो ये मुख्तलिफ टाइप से बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करते हैं, तो इन टाइपों में से कोई भी एक टाइप होती है, फिर उसके हिसाब से तो आपको एरिया कंसीडर करनी है। ये टाइप लेंगे तो फिर एरिया का आगे टेबल आएगा जो NFPA 1 में मैं आपको दिखाऊंगा। उस टेबल के हिसाब से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन टाइप लिया जाता है
और फिर एरिया कंसीडर की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम फायर फ्लो रिक्वायरमेंट उनकी देखेंगे जो सिंगल फैमिली या डबल फैमिली के घर हैं या मकान है और उसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है। जो NFPA 1 है इसके लिए ये बताया तो फायर फ्लो जो रिक्वायरमेंट है और फायर फ्लो ड्यूरेशन है तो वो जो है 5000 स्क्वायर फुट से आपके घर जो हैं बड़े हैं उसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है। ये जो टेबल NFPA ने 1 ने बताया है जो टेबल 18.4.5.2.1 तो इस टेबल में वो एरिया दी गई है। तो आप फायर फ्लो एरिया भी देखेंगे और फायर फ्लो भी देखेंगे और फायर फ्लो ड्यूरेशन भी देखेंगे। तो उस टेबल को आप देखेंगे तो कम से कम भी जो फायर फ्लो दिया हुआ है वो 1500 GPM दिया हुआ है। देखिए 1500 GPM एक बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो फ्लो होता है। तो ये एक या दो घर के लिए नहीं है। अगर ये इसका कहने का या बताने का ये मकसद है जो भी घर बने हुए हैं उसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है तो वो एक घर या दो घर की नहीं बात कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये सारे घर बने हुए हैं। तो उसके लिए आपको फायर फ्लो देना है। जो फायर फाइटिंग जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट की तरफ से वो आपको पानी वहाँ पर प्रोवाइड करना है, देना है। तो वो NFPA के जो टेबल में आपको रिक्वायरमेंट दी गई है तो उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो वो टेबल पे हम बाद में आते हैं, पहले ये NFPA की कंडीशन देख लेते हैं फिर टेबल में उसको समझेंगे। और दूसरा यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है जो फायर फ्लो की आपको परमिट इजाज़त दी गई है तो उसमें 75% आप रिडक्शन कर सकते हैं। जो पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था तो उसमें भी यही है 75% आप रिडक्शन तभी कर सकते हैं जैसे अगर बिल्डिंगों के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है तो उस सूरत में आप स्प्रिंकलर लगे हुए हैं बिल्डिंग के अंदर तो फायर फ्लो की रिक्वायरमेंट में 75% रिडक्शन कर सकते हैं, जो एग्जांपल की मदद से भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये सेम ही कंडीशन है। और दूसरी यहाँ पर ये पॉइंट ये बताइए कि अगर आप को परमिट या इजाज़त दी गई है तो 25% भी आप उसमें रिडक्शन कर सकते हैं। वो सूरत में कर सकते हैं कम से कम जो एक घर है और दूसरे घर उनमें कम से कम 30 फुट का डिस्टेंस है। तो एक घर दूसरे घर से 30 फुट कम से कम दूर है या 30 फुट से ज़्यादा दूर है, उस सूरत में भी आप जो 25% जो फायर फ्लो की है वो रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो NFPA ने ये भी बताया है कि जो फायर फ्लो आपको देना है और अगर बिल्डिंग में स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं या बिल्डिंग में स्प्रिंकलर नहीं भी लगे हुए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2000 GPM तक फायर फ्लो अगर जो घर हैं सिंगल फैमिली या डबल फैमिली के मकान हैं या घर हैं और उसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है तो उसके लिए जो फायर फ्लो एरिया के लिए आप पानी या फायर फ्लो देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 2000 GPM होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पहली कंडीशन थी जिसमें आपको बताया था सिंगल या डबल फैमिली के मकान है जिसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से कम है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया था कि 1000 GPM आपको देना है। यहाँ पर 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा जो घरों की एरिया है तो एक या दो फैमिली के घर हैं तो उस सूरत में आपको पानी जो फायर फ्लो देना है ज़्यादा से ज़्यादा 2000 GPM देना है और वो 1 घंटे के लिए देना है। वहाँ पर भी जो पहली कंडीशन बताई थी जिसमें 5000 स्क्वायर फुट से कम एरिया थी तो उसके लिए आपको भी 1000 GPM देना था 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा एरिया है मकान की या घर की तो उसके लिए भी आपको 2000 GPM देना है और 1 घंटे के लिए देना है। और दूसरी यहाँ पर यह भी चीज़ बताई गई है, आप अगर कैलकुलेशन करते हैं और उसमें रिडक्शन करते हैं, फायर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं तो 75% रिडक्शन कर दी, या घर एक घर से दूसरे घर में के बीच में जो डिस्टेंस है या गैप है 30 फुट का है तो आप 25% रिडक्शन कर सकते हैं जो NFPA 1 में बताइए। तो उसमें रिडक्शन करके जो GPM या फ्लो आएगा, फायर फ्लो आएगा, वो 500 GPM से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी यहाँ पर टेबल को समझेंगे। जो टेबल 18.4.5.2.1 जो NFPA 1 में बताया है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड फायर फ्लो और फायर फ्लो ड्यूरेशन है और उसमें फायर फ्लो एरिया है। जो अभी हमने देखे थे सिंगल या डबल फैमिली के मकान जिसकी एरिया 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो उसमें बताया था कि इस टेबल में जो बताया गया उसके हिसाब से फॉलो करना है। अभी यहाँ पर देखें ये टाइप 1 के मकान हैं और ये टाइप 2 के हैं, इसमें 4, 5 मुख्तलिफ हैं। ये मुख्तलिफ जो नीचे ये फायर फ्लो एरिया दी गई हैं, तो फायर फ्लो एरिया के हिसाब से यहाँ पर देखें फायर फ्लो जो GPM फ्लो होगा या फायर फ्लो होगा जो पानी आप चाहिए,
तो जीपीएम में वो कम से कम भी ये 1500 जीपीएम है, मैक्सिमम ये 8000 जीपीएम है। तो और उसमें फायर फ्लो ड्यूरेशन भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर दिया है। मगर जो हमने यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखी जिसमें फायर फ्लो एरिया का बताया गया था, तो जो 5000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा एरिया के मकान है उसके लिए जो लिमिट बताई गई थी मैक्सिमम भी आपको जीपीएम देना है तो 2000 जीपीएम देना है। यहाँ पर देखें ये 2000 जीपीएम जो ये दी गई है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कम से कम भी अगर रिडक्शन हो तो वो 500 जीपीएम देने। तो 500 से लेकर 2000 जीपीएम के रेंज में आप ये फ्लो दे सकते हैं जो 5000 स्क्वायर फुट से कम है। और इसमें रिडक्शन जो स्प्रिंकलर होंगे तो 75% कर सकते हैं, डिस्टेंस बिल्डिंग का होगा तो वो 25% कर सकते हैं। और अगर आपका फ्लो जो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर 2000 जीपीएम रख सकते हैं। और वहाँ पर ये बताया गया था वो 1 घंटा ड्यूरेशन देनी। यहाँ पर अगर टेबल को फॉलो करेंगे तो ये 2 घंटे इस जो फ्लो के हिसाब से दिए गए 2 घंटे। तो इनमें यही बताया गया था कि आपको 1 घंटे के लिए फायर ड्यूरेशन देनी है। तो कुछ चीज़ें टेबल से हट करें तो वो क्लियरली NFPA 1 ने बताइए। तो अगर 5000 स्क्वायर फुट से आपका मकान कम है तो उसके लिए 1 घंटे ड्यूरेशन देनी है। अगर 5000 स्क्वायर फुट से आपके मकान ज़्यादा एरिया के तो उसके लिए भी 1 घंटे के लिए देनी है। फिर आगे जो बिल्डिंग्स आएंगी जो बड़ी एरिया के उसमें ये फिर टेबल प्रॉपर फॉलो होगा या इसको हम फॉलो करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद समझेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं भी काफ़ी चीज़ें मैं स्टडी कर रहा होता हूँ फिर आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अगर मैंने कोई भी जो चीज़ आपको बताई है शायद उसमें कोई कमी कोताही हो गई हो, तो अगर आप समझते हैं तो कोई चीज़ सही नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा जिससे मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा जो फायर फ्लो रिक्वायरमेंट है और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होती है, सिंगल या डबल फैमिली के मकान से निकल के जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं या कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में समझेंगे जो NFPA 1 ने बताया हुआ है। तो आप इस सीरीज़ को आप देखते रहेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ये आपको फ़ायदा होगा। तो इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।